गुड मॉर्निंग ऑल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो पानीपत के 3 युद्धों के बारे में है। तो पहला जो युद्ध है उसका आज आप अध्ययन करोगे। पानीपत के मैदान में आपके हरियाणा के इतिहास में जो एक टॉपिक दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो पानीपत के युद्ध के बारे में है। इसमें पानीपत के जो तीनों युद्ध है उनका आप उल्लेख करेंगे। सबसे पहला जो युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया है। ठीक है, पानीपत के मैदान को ये कह सकते हो आप कि एक तरीके से एक तोहफा है, एक उपहार के रूप में पानीपत के मैदान को इस चीज़ के लिए याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानीपत जो है वो एक स्वर्णिम इतिहास को रचने में, जो है हरियाणा का इतिहास रचने में एक मददगार जो क्षेत्र है वो साबित हुआ है। इसलिए पानीपत का जो क्षेत्र है उसको हरियाणा के इतिहास में महत्व दिया जाता है और पानीपत के युद्धों की वजह से आपके सिलेबस में इस टॉपिक को स्थान दिया गया है। तो पानीपत का जो युद्ध है वो पहला जो युद्ध है हम आज उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहली जो लड़ाई है वो विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हरियाणा के इतिहास के साथ साथ विश्व के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहला युद्ध 1526 में महान जो तुर्की शासक हुए हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और भारत में उस समय जो सत्ता में अस्तित्व में थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच जो है वो लड़ा गया है। लोदी वंश से इब्राहिम लोदी उस समय भारत में सत्ता स्थापित किए हुए थे, जो कि एक घमंडी स्वभाव के व्यक्ति थे और प्रजा में बहुत ही जो है वो अमानवीय और घृणित हो चुके थे उस समय में। तो इस वजह से जो है उसके शासनकाल में उसके व्यवहार की वजह से, उसके वातावरण की वजह से जो क्षेत्र है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और जो देश है उसका विभाजन जो है वो होने पर था। देश की जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही खराब थी। तो उस स्थिति में भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति है उसका फायदा उठाते हुए जो बाबर है वो भारत पे आक्रमण करते हैं। तो आज जो है वो इस टॉपिक में आप यही पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पानीपत के युद्ध के कारणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई भी घटना इतिहास में जिसको स्थान मिला है, इतिहास में जिसको स्मरण किया जाता है, वो बिना किसी कारण के कभी घटित नहीं होती है। कोई भी युद्ध है वो सबसे पहले उसके कारण से शुरू होता है कि किस वजह से, कौन सी ऐसी परिस्थितियां उस समय भारत में उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से जो है ये युद्ध लड़ा गया है। तो सबसे पहले आप आज यहाँ पर कारणों का अध्ययन करेंगे। बेटा आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम कारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इस क्षेत्र में कारण बनता है वो बनता है जो है साम्राज्य स्थापना करने की महत्वाकांक्षा। ये जो पहला कारण है ये बाबर की ओर से है। बाबर जो है वो भारत में अपनी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था, इसलिए वो भारत पे आक्रमण करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर जो है वो फरगना का शासक था। वहां पर उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनको जीतने में वो असफल रहता है, जिनमें समरकंद का नाम आता है। ठीक है, फरगना के आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनको न जीत पाने की वजह से बाबर को जो है वो भारत की ओर आना पड़ा और अपने साम्राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना पड़ा। वो खुद अपनी आत्मकथा में भारत के विषय में विवरण देता है। बाबर एक बहुत अच्छा लेखक भी था और वो अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसके विषय में लिखता है, भारत की राजनीतिक दशा है उसके विषय में लिखता है, भारत में जो साम्राज्य स्थापना करने की उसकी इच्छा थी उसके विषय में लिखता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो भारत की दयनीय राजनीतिक दशा। तो भारत जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप किसी भी युद्ध के कारण में डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, कोई भी जब भारी आक्रमण होता है तो भारत जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत दुर्बल हो जाता है। इस वजह से भारत में इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखें तो आप ये देखेंगे कि भारत में समय समय पर जब भी कोई भी विदेशी शक्ति ने जब आक्रमण भारत पर किया है तो उसका एक मोटा कारण, एक मुख्य कारण ये रहा है कि भारत की जो राजनीतिक दशा है वो बहुत ही दुर्बल रही है। भारत जो है वो, भारत के जो शासन करने वाले शासक थे वो आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करते रहते थे। इसलिए भारत की राजनीतिक दशा के विषय में जो है बाबर को पता लगता है। बाबर ने अपने गुप्तचरों से, अपने पूर्वजों से भारत के विषय में सुना हुआ था, भारत की संपन्नता के विषय में भी सुना हुआ था। और इस समय जब इब्राहिम लोदी जो है वो भारत में सत्ता आसीन था और जिसकी सत्ता के विषय में दूर दूर तक चर्चाएं थी कि उसके घमंडी स्वभाव की वजह से, उसके शक्की स्वभाव की वजह से उसका जो दरबार का वर्ग है वही उसके खिलाफ वो चला था। तो भारत की राजनीतिक दशा के बारे में जो है बाबर को पता लग गया था, बाबर इससे परिचित हो गया था। इसके अलावा उस समय बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इस बात का वर्णन किया है कि भारत में उस समय
इसके अलावा 5 मुस्लिम राज्य थे। 2 हिंदू राजाओं में विजयनगर साम्राज्य की बात को करता है। इसके अलावा उसने जो संग्राम सिंह है राणा सांगा, उनका भी जिक्र किया है कि ये 2 शक्तिशाली राज्य थे जो कि एक दूसरे की सत्ताओं को क्षीण करने में लगे हुए थे। जहां राणा सांगा है उसकी इब्राहिम लोदी से नहीं बनती थी। अगर वो दोनों एक होते तो बाबर भारत में सत्ता कभी स्थापित नहीं कर पाता, लेकिन स्थिति कुछ और थी। जो सांगा है वो भी कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत में निमंत्रण दिया है, भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया है। इसके अलावा तीसरा कारण जो बनता है वो है भारत की आर्थिक संपन्नता। तो देखिए, भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश रहा है। तत्कालीन समय से पूर्व भी प्राचीन काल से ही भारत जो है वो एक संपन्नता की जो श्रेणी है उसमें सबसे अग्रिम रहा है। तो इस वजह से भारत की संपन्नता के बारे में जो है, भारत की धन धान्य के बारे में बाबर को जो है वो अपने पूर्वजों से पता लगता है, जिसके कारण वो भारत पे आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी, धन दौलत की आवश्यकता थी, जो भारत के उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन उस समय सिद्ध हो सकता था। इसलिए वो इस विशेष जो विकल्प था उसके लिए उसको प्रयोग करना चाहता था, इसलिए वो भारत पे आक्रमण करता है। इसके अलावा 4 पॉइंट जो है वो आता है बाबर की धार्मिक कट्टरता। बाबर जो है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ठीक है, सुन्नी मुसलमान था और मुस्लिम धर्म का प्रचार जो है वो भारत में करना चाहता था। जैसा कि बाबर जो है वो अपने साम्राज्य मध्य एशिया से धकेल दिया जाता है, मतलब वहां से भगा दिया जाता है। वहां की जो असफलताएं होती है वो बाबर को भारत की ओर मुख करने की ओर विवश करती है। इसीलिए बाबर जो है वो भारत की ओर प्लान करता है। बाबर जब भारत में आता है तो उसको ये पता था कि भारत जो है वो एक हिंदू प्रधान देश है, और हिंदू प्रधान देश को तभी मुस्लिम साम्राज्य में बदला जा सकता है जब वो एक जिहाद का नारा जो है वो भारत में प्रस्तुत करे। इसलिए वो भारत को एक जो है धार्मिक कट्टरता की वजह से भारत को प्रस्थान करता है, भारत को एक मुस्लिम साम्राज्य में तब्दील करना चाहता है, जो कि एक कारण बनता है पानीपत के युद्ध का या बाबर के भारत पे आक्रमण का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा। तो ये भी एक आपके यहाँ पर जो कारण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है वो प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं कि बाबर जो है वो प्रेरित था। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, एक 111 वर्ष की महिला थी, वृद्ध महिला थी, जो कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती है। वो उसको याद कराती है, उसको स्मरण कराती है कि आपके पूर्वज जो कि तैमूर लंग है, तो तैमूर लंग जो है वो 1398 में भारत में आक्रमण करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। 1398 में उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और भारत की जो सत्ता है उस समय काफी छिन्न भिन्न की थी। तो उस समय जो भारत है उस पर तुगलक वंश का शासन था। मोहम्मद तुगलक जो है उसके उत्तराधिकारी जो है वो शासन उस समय यहाँ पर कर रहे थे। तो बाबर जो है उसको, ये जो वृद्ध महिला होती है ये उसको कहती है कि जैसे तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया है तो आप भी जो है वो भारत पर आक्रमण करो। तो ये बाबर जो है वो इसीलिए भारत की ओर प्रस्थान करता है। इसके अलावा जो है इसके लिए प्रोफेसर रामशरण शर्मा का जो कोटेशन है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, जिसमें आप ये बता सकते हो कि एक सरदार जो है वो भी बाबर को भारत में विजय करने के लिए जो है वो प्रस्थान करने के लिए कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर की सैनिक योग्यता। देखिए, नो डाउट बाबर निसंदेह एक बहुत ही जो है श्रेष्ठ योद्धा था। कैसे? बाबर जो है वो शरीर से इतना बलशाली था कि वो 2 व्यक्तियों को अपनी भुजाओं में दबा के और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ सकता था। तो इस बात से आप उसकी जो बल है, उसकी योग्यता जो है उससे आप परिचित हो जाते हैं कि बाबर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। बाबर जो है उसका नाम इसी वजह से बाबर रखा गया था, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका अर्थ होता है बब्बर शेर। तो शेर की जितनी जो है वीरता, शेर के जितनी जो साहस है वो बाबर में विद्यमान था। तो बाबर जो है उसकी योग्यता भी जो होती है वो भी उसको भारत पे आक्रमण करने के लिए विवश करती है। तो बाबर जो रहा है उसने फरगना और उसके साम्राज्य समरकंद, ठीक है, उसके आसपास मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। जब वो वहां सफल नहीं हो पाता है तो वो भारत की ओर प्रस्थान करता है। इस वजह से भारत जो है उस समय राजनीतिक रूप से काफी दुर्बल था। तो ये जो है बाबर को अपनी सैनिक प्रदर्शन करने का, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का एक बहुत अच्छा मौका जो होता है बाबर के पास होता है, एक सुनहरा अवसर जो होता है
वो बाबर के पास होता है, इसलिए बाबर जो है वो भारत की ओर प्रस्थान करता है। तो देखिए बाबर जो है उसकी सैनिक योग्यता जो होती है वो कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराने वाला नहीं था, और इसीलिए बाबर जो है वो भारत की ओर अपनी सैनिक योग्यता के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके बाद पॉइंट है पंजाब की विजय। तो ऐसा नहीं है कि बाबर ने पहली बार आक्रमण किया और वो भारत को विजित कर गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 1519 से 25 तक बाबर 5 बार भारत पे आक्रमण करेगा। उसके अलावा 5वां जो आक्रमण होता है उसमें पंजाब का शासक जो दौलत खां होता है वो आक्रमण करता है भारत। बेटा आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? हाँ जी बेटे। तो 5वां जो आक्रमण होता है उसमें पंजाब का शासक जो दौलत खां लोधी होता है उसको वो हराता है, और हराने के पश्चात वो भारत में पानीपत की ओर प्रस्थान करता है। तो पंजाब को विजित करने के पश्चात, देखिए पंजाब जो है उससे भारत में प्रवेश करने का उसको रास्ता मिल गया था, और बाबर को ये पता था कि जब मैंने पंजाब को विजिट कर लिया, दौलत खां लोधी जो होता है वो भी उसको निमंत्रण देता है भारत पे आक्रमण करने का। तो पंजाब को विजिट करने के पश्चात जो बाबर होता है वो भारत की ओर युद्ध करने का यानी पानीपत के मैदान में आ खड़ा होता है। इसके अलावा बाबर की मध्य एशिया में असफलता। तो बाबर जो होता है वो मध्य एशिया में बार बार जो साम्राज्य विस्तार करने की चेष्टा करता है। देखिए जो सैनिक रूप से योग्य होगा वो भला अपना साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं करेगा। कोई भी जो है जिसकी भुजाओं में दम होता है, जो भी सैनिक रूप से योग्य होता है, वो इतिहास के पन्नों पर हमेशा से ही छाया है। इतिहास ने हमेशा उसी को स्मरण किया है जो कि स्मरण करने योग्य है। अर्थात जो बाबर है वो इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उस भारत में इतनी विकट परिस्थितियों में भी वो कभी हताश नहीं हुआ, कभी नहीं हारा, और भारत में एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाब हुआ। तो यही कारण है मध्य एशिया में जब वो बार बार असफल होता है लेकिन वो विकट परिस्थितियों से नहीं मतलब अपना हौसला खोता है और भारत में जो है आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो मध्य एशिया में अगर वो सफल हो जाता तो क्या वो भारत पे आक्रमण करता? ऐसा कभी नहीं होता, वो अपने मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करता। तो अगर वो मध्य एशिया में असफल हुआ तो ये भी एक बहुत विशेष कारण बनता है भारत में जो है वो आक्रमण करने का। लास्ट पॉइंट है अफगान अमीरों एवं सरदारों का निमंत्रण। तो देखिए इसको आप एक तत्कालीन कारण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमीर होते हैं वो दिल्ली के जो अफगान अमीर थे, इब्राहिम लोदी के स्वभाव की वजह से, इब्राहिम लोदी के शक्की पने की वजह से उससे काफ़ी परेशान थे। असंतुष्ट होने की वजह से वो लोग चाहते थे कि उनका जल्द से जल्द इब्राहिम लोदी से पीछा छूटे, इब्राहिम लोदी जो है वो साम्राज्य से हटे। एक अन्य कारण ये भी माना जाता है कि दौलत खां लोदी और जो उस समय के उपस्थित जो राणा संग्राम सिंह है या अन्य अस्तित्व में जो छोटे छोटे प्रांतों के शासक थे, उनका ये मानना था कि लोदी जो है वो हट जाएगा, वो युद्ध में हारा जाएगा। इसके अलावा जो बाबर होगा वो भारत में आक्रमण करेगा और यहाँ से धन संपदा लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन हुआ कुछ अलग, इतिहास जो है कुछ अलग तरीके से लिखा गया, इतिहास कुछ अलग तरीके से रचा गया। बाबर भारत पे आक्रमण भी करता है, इब्राहिम लोदी को हराता भी है और यहाँ पर अपनी साम्राज्य करने में कामयाबी होता है। तो इस तरीके से पंजाब का सूबेदार जो होता है दौलत खां लोधी, वो उसको पत्र लिख के उसको आमंत्रित करता है कि आप आए और भारत पर आक्रमण करें। तो उसको ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है और वो भारत की जो स्थिति है उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आक्रमण करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये आपने यहाँ पर 9-10 कारणों का जो है वो अध्ययन किया है। 9-10 कारण जो है वो आपने बिल्कुल इसी प्रकार से तैयार करने हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके घटनाक्रम और इसके परिणाम का अध्ययन करेंगे।